चलिए तो करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3 और पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 2 हम लोग देख रहे थे। बढ़ते हैं आगे। हम लोगों ने गुडविल के बारे में देखा था। गुडविल इज नथिंग मोर देन अ प्रोबेबिलिटी दैट अ ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू अ ओल्ड प्लेस। ठीक है। और एक और डेफिनेशन थी गुडविल की। क्या सबसे पहली डेफिनेशन तो गुडविल इज नथिंग मोर देन अ प्रोबेबिलिटी दैट अ ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू अ ओल्ड प्लेस। एक और डेफिनेशन हमने इसके साथ में देखी थी। क्या गुडविल मींस द बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द रेपुटेशन एंड कनेक्शन ऑफ द बिजनेस। ठीक है। वो बेनिफिट्स वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं बिजनेस में किसके कारण, ड्यू टू द कनेक्शंस। ठीक है, उसे हम बोलते हैं क्या, गुडविल। फिर हम लोगों ने गुडविल के वैल्यूएशन के मेथड देखना चालू करे थे और उसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा था एवरेज प्रॉफिट। मैंने बोला था एवरेज प्रॉफिट करते वक्त आप क्या बात ध्यान रखोगे, तीन चीजों का हमें एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहली जो बात मैंने आपको याद हो तो बोली थी कि जब भी आप क्या करोगे, सबसे पहली बात हम किस बात का ध्यान रखेंगे, बिजनेस प्रॉफिट्स। हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस प्रॉफिट्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट्स के बारे में। बिजनेस प्रॉफिट भी कौन से, प्योर बिजनेस प्रॉफिट। प्योर बिजनेस बोले तो भैया ऐसी प्रॉफिट्स जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने से होती है, मतलब माल को खरीदने और बेचने से रिलेटेड जो भी प्रॉफिट्स हैं वो हम कंसीडर करेंगे। दैट मींस अगर किसी में एबनॉर्मल इनकम है तो हम उसे हटा देंगे। कोई एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल सॉरी एबनॉर्मल इनकम है उसे घटा देंगे, एबनॉर्मल गेन है उसे हटा देंगे। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो हम उसे ऐड कर देंगे। अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो हम उसे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस के बाद अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम जुड़ी हुई है तो हम उसे भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और एक और बात, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हम करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब अगर हमसे कोई गलती हो गई है, ठीक है, हमसे कोई गलती हो गई, हमसे कोई चूक रह गई है लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स में, तो हम उस प्रॉफिट को भी क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। मतलब हम सिर्फ और सिर्फ प्योर बिजनेस और करेक्ट प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अगर कोई हमसे गलती हुई है तो हम उसे यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। क्या कर देंगे, हम उसे रेक्टिफाई कर देंगे। इसको आप लिख लें, नोट कर लें। ठीक है, कौन से प्रॉफिट्स लोगे आप, बिजनेस प्रॉफिट्स, प्योर बिजनेस प्रॉफिट जिसमें आप एबनॉर्मल इनकम घटा दोगे, एबनॉर्मल गेन अगर कुछ है तो घटा दोगे, कोई एबनॉर्मल लॉस है तो उसे वापस जोड़ दोगे, और अगर इन्वेस्टमेंट इनकम है तो आप उसे भी घटा दोगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर दोनों तरीके की हो सकती है। अगर कोई गलती हो रही है जिसके कारण नुकसान आ रहा हो तो उस नुकसान को क्या करेंगे, हटाकर मतलब प्रॉफिट में लेकर आएंगे। गलती के कारण नुकसान दिख रहा था और गलती के कारण प्रॉफिट बढ़ा हुआ अगर आ रहा होगा तो हम उसे क्या करेंगे, हटाएंगे। तो ये दोनों चीजें क्या करनी है, हमें कंसिडर करनी है और हम अभी करेंगे। ठीक है, तो इसे आप ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। बढ़ते हैं आगे बुक की तरफ। इलस्ट्रेशन 4 मैंने आपको दिया था और आपने कर लिया होगा, नहीं करा होगा तो मैं करा देता हूँ, छोड़ो। A, B are a partner sharing profit equally. They agreed to admit C for equal share. For this purpose, goodwill is valued at 150% of our average annual profit of last 5 years. आपने तो बोला था 2 ईयर 3 ईयर देगा, इसने तो 150 ईयर परचेज। अरे तो ठीक है ना भैया, एवरेज प्रॉफिट निकालो और उसका 150% का हो जाएगी, गुडविल हो जाएगी। हमें तो जो क्वेश्चन बोलेगा वैसा कर देंगे। इसने 1.5 ईयर नहीं दिया, इसने 1.5 नहीं दिया, इसने 1.5 पर 150% दे दिया। बात तो वही है। आगे बढ़ते हैं। हमें बोला 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे गुडविल निकालना है, निकाल लेंगे हम। ठीक है, निकालते हैं। 2015 40,000 का प्रॉफिट, 2016 60,000 का प्रॉफिट, 2017 1 लाख का प्रॉफिट, 2018 का लॉस है, 2019 में अगेन प्रॉफिट में आ गए।
During the year ended 31st March 2016, an asset of an original cost of rupees 2 lakh with a book value was sold for 1,24,000. हमने ऑब्जर्व किया कि 2014 में 2016 में एक असेट हम लोगों ने बेचा कितने का 2 लाख रुपए का, जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 1.5 लाख। मतलब हमने जब खरीदा था तब 2 लाख था। डेप्रिसिएशन वगैरह सब लगा लोगों के जो बैलेंस शीट में बुक वैल्यू अपीयर हो रही थी वो कितनी हो रही थी 1,50,000, जिसे हमने बेचा कितने में 24,000, 1,24,000। मतलब 26,000 का नुकसान खाया। क्या हर बार असेट बिकेगा और हर बार नुकसान होगा? और क्या ये बिजनेस इनकम है क्या? माल को खरीदने और बेचने से रिलेटेड हुई क्या? नहीं नहीं, ये तो असेट को बेचने असेट को खरीदने से इनकम और लॉस हुआ। याद करो मैंने प्रॉपर्टी का एग्जांपल दिया था, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई हो। तो यहाँ पर क्या बात है कि 1.5 लाख के असेट को आपने 1,24,000 में बेच दिया, मतलब 26,000 का नुकसान खाया। मतलब जो 2016 का प्रॉफिट है वो बिजनेस प्रॉफिट में 26,000 रुपए कम आ रहे हैं, नहीं आ रहे? क्यों कम आ रहे हैं? क्योंकि आपने उसमें मशीन में नुकसान खाया था। आओ 2016 में 26,000 का जो लॉस है हमारा, ये 26,000 का जो लॉस है हमारा, इसे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। 60,000 का प्रॉफिट तब आ रहा है 26,000 का लॉस घटाने के बाद, बट ये लॉस बिजनेस लॉस नहीं है तो मैं इसे कंसीडर नहीं करूंगा। तो जो लॉस, जो प्रॉफिट घटा हुआ था वो एक्चुअली कितना था? अगर मैं इस लॉस को ना हटाऊं तो एक्चुअली प्रॉफिट कितना था? 86,000। ये तो बिजनेस का प्रॉफिट था 86,000। वो तो मशीन बेची इस कारण 26,000 का लॉस हो गया। तो मुझे तो कौन से प्रॉफिट कंसीडर करने हैं? बिजनेस प्रॉफिट कंसीडर करने हैं। तो ये जो 26,000 की है लॉस है, ये कौन सा लॉस है यहाँ पर? एबनॉर्मल। आगे बढ़ते हैं। On 1st April 2017, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। आपने कंप्यूटर खरीदे और आपने उसे कहाँ डाल दिया? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज एट 20% पर एनम ऑन अ डब्ल्यूडीबी बेसिस। क्या है यार, क्या करा? मतलब ऐसी गलती कौन करता है? ऐसी गलती वो करते हैं जो 11th पढ़ते ही नहीं है, जनरल एंट्री जिन्हें आती ही नहीं है, बेसिक्स जिनके क्लियर नहीं होते, जैसे तैसे धक्के देके बिना एग्जाम दिए 12th में पास हो जाते हैं, या उन्हें कोई अच्छा टीचर नहीं मिलता जो उन्हें ये सब ढंग से पढ़ा सके। चलो आप लोगों को सबको आता होगा ही वो, है ना? तो क्या हुआ, 1 लाख रुपए का आपने कंप्यूटर खरीदा और गलती से कहाँ डाल दिया बताओ? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में। मतलब गलती वाली गलती करी है। गलती करी वो तो ठीक है, गलती भी, तो गलती वाली गलती कर दी, ठीक है, ठीक करते हैं इस गलती को। तो 26,000 का जो सॉरी 1 लाख रुपए का आपने असेट खरीदा, मतलब आपने कौन सा एक्सपेंडिचर करा है यहाँ पर? मैं टेक्निकल टर्म में बोलूँ तो आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, और उसे आपने गलती से क्या कंसीडर कर लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया। क्या होता है कैपिटल और क्या होता है रेवेन्यू? ऐसे खर्चे जिसका बेनिफिट विद इन अ ईयर डिराइव हो जाए या फिर जिससे कोई असेट नहीं बनता हो, उसे हम बोलते हैं कौन सा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो असेट्स को मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर जो बिजनेस को रेगुलर बेसिस पर रन करने के लिए किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वहीं मैं बोलूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर या तो जिससे, याद करो क्या बताया था, जिससे, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे या तो कोई नया असेट बनता हो, या एग्जिस्टिंग असेट की लाइफ बढ़ती हो, वैल्यू बढ़ती हो, कैपेसिटी बढ़ती हो, वो एक्सपेंडिचर कौन सा कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब आपने यहाँ पर क्या करा? कंप्यूटर खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, गलती से उसे आपने क्या कर दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। मतलब आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, मतलब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? पी एंड एल में जाता है। और जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है? बैलेंस शीट में। मतलब ये परचेज ऑफ अ कंप्यूटर जाना था आपका बैलेंस शीट में एज असेट बनकर, और आपने गलती से इसे पी एंड एल में डाल दिया। अब पी एंड एल में डाल दिया, यहाँ पर आपने क्या करा? उस साल का लॉस कम कर दिया, उस साल का लॉस बढ़ा दिया, या उस साल का प्रॉफिट को कम कर दिया। भाई वो 1 लाख रुपए पी एंड एल में जाना ही नहीं था और आपने गलती से उसे क्या डाल दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया। तो क्या करें? जो 2017 1 अप्रैल 2017 को खरीदा, मतलब इसका जो प्रॉफिट है वो 31 मार्च 2018 को आएगा। यहाँ पर जो लॉस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है -20,000। -20,000 का जो लॉस है इसमें मैं क्या जोड़ दूं? 1 लाख रुपए का जो कंप्यूटर मैंने गलत डाल दिया इसमें डाल दूं, तो इस साल का जो प्रॉफिट है वो कितना आना चाहिए? 80,000। ये माइनस का 20,000 प्लस का 1 लाख, और ये फिर -20 और ये क्या हो गया? अरे रुको बताता हूँ। एक गलती तो समझ में आई, एक इफेक्ट तो आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या डाल दिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। मतलब जो चीज बैलेंस शीट में जानी थी आपने गलती से उसे पी एंड एल में डाल दिया। पी एंड एल में भी कहाँ डाली? एक्सपेंसेस वाली साइड, जिसके कारण से प्रॉफिट क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो हमने क्या करा? जो गलती थी उसे ठीक कर दिया। पर पता है इस गलती का एक दूसरा नतीजा क्या हुआ? सिंस आपने उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया, जब आपने उसे ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस माना, मतलब आपने उसे असेट नहीं माना ना। मतलब आपने उसे अगर असेट नहीं माना तो आपने उस पर डेप्रिसिएशन दिया क्या? नहीं दिया।
उस पर डेप्रिसिएशन लगना था ना भैया, वो तो बैलेंस शीट का आइटम था। और बोला भी आपको क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है भैया, डेप्रिसिएशन लगाना है कितना, 20% पर एनम ऑन डब्ल्यूडीवी बेसिस, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बेसिस। तो अब हम क्या करेंगे, ये गलती तो ठीक करी, बट इसका एक इफेक्ट और आएगा अगर आप उसे असेट मान रहे हो। सिंस आपने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था तो आपने उसे पीएनएल में डाल दिया, मतलब आपने उसे बैलेंस शीट में माना ही नहीं, मतलब डेप्रिसिएशन गया ही नहीं। बट आप 2017 में इफेक्ट डाल रहे हो तो उस साल से डेप्रिसिएशन भी लगाना चालू करें, बाजी तो वही है। तो हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1 लाख का असेट। कब खरीदा, 1 अप्रैल खरीदा, मतलब 2017 की बात करूं तो पूरा कितना, 20,000 रुपए। 31 मार्च 2018 को इसकी वैल्यू क्या बचेगी, 80,000 रुपए। फिर 2018 में डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 80,000 का 20% कितना, 16,000। फिर वैल्यू कम करूंगा और आगे साल में भी लगाऊंगा, पर मेरे पास क्वेश्चन में कितना है, 2018 और 2019 है ना। 2017 2018 का जो डेप्रिसिएशन है, 2017 और 2018 का, क्योंकि 1 अप्रैल 2017 को खरीदा, ईयर एंड होगा कब, 31 मार्च 2018। मैंने कब खरीदा, 1 अप्रैल 2017। ये ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2018, है ना। इसका डेप्रिसिएशन लगाऊं, कितना डेप्रिसिएशन आएगा, 20,000 रुपए। 1 लाख का असेट था, 2018 31 मार्च के दिन वैल्यू कितनी बच गई, 80,000 रुपए। फिर 31 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 का डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 80,000 का 20% बोले तो कितना, 16,000 रुपए। ठीक है, देखें पहले साल 20 का डेप्रिसिएशन और दूसरे साल कितने का डेप्रिसिएशन, 16,000 का डेप्रिसिएशन। तो सर आपने ये दो दो साल का अलग अलग क्यों लगाया भैया, आपने ये अलग अलग क्यों लगाया, 2018 में भी लगा दिया और 2019 में भी लगा दिया। अरे मेरी बात सुनो, आपने उसे क्या माना, आपने उसे क्या कंसीडर किया, आपने उसे एक्सपेंस कंसीडर किया, जबकि वो तो असेट था ना। अगर असेट होता, हमने रेक्टिफाई कर लिया। आप सोचो अगर असेट होता, अब मैं बोलता हूँ आपका, आपने असेट मान लिया और आप इसको समझो आप असेट पे डेप्रिसिएशन लगाना भूल गए, तो अब लगाओ। 2017 को असेट खरीदा था तो 2017-18 में डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो स्वाभाविक बात है 2017-18 में नहीं लगाया होगा तो 18-19 में भी नहीं लगाया होगा, तो आप 2 साल का डेप्रिसिएशन दे दो। कहने की बात, जब भी कोई कंसेप्ट समझना, नया कंसेप्ट बन के हमारे सामने, जब भी कोई किसी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, आप क्या मान लो, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आप उसे रेक्टिफाई करोगे तो उस साल प्रॉफिट तो ऐड होगा ही सही, साथ साथ डेप्रिसिएशन का आपको क्या करना रहेगा, लेस करना रहेगा। एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, जब भी आप किसी कैपिटल को आपने क्या मान लिया, रेवेन्यू मान लिया, तो वो क्या होगा, लेस, और डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, अगर आपने लगा रखा होगा तो। ठीक है, लगा रखा होगा तो इसका ध्यान ध्यान रखना, अगर लगा रखा होगा तो ही करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है, कोर्स में भी नहीं है, बट जब मैं टेस्ट लूंगा इस कंसेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर दूंगा, एक एडजस्टमेंट जरूर दूंगा आपको। ये वाला तो आपको मिल जाएगा, अभी अगले क्वेश्चन में फिर आ जाएगा। इस वाले का क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, बट इसका कंसेप्ट ध्यान में रखना, क्योंकि शायद बोर्ड घुमा के कभी दे दे, अभी तक क्योंकि बुक्स में आया नहीं है, बट हम लोग करेंगे इसका एक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 साल का हमारा सही साठ प्रॉफिट आ गया, 40, 86, 1,60,000 एंड 1,34,000। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 अगर करते हैं तो कितना आ जाता है, 84,000। अब सिंस आपको बोला 84,000 का 150%, तो 84,000 मल्टीप्लाई बाय 150% को अगर परसेंट का साइन हटाऊंगा तो नीचे 100 कर दूंगा। ठीक है, 84,000 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,26,000 रुपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। आपको बोला गुडविल का वैल्यूएशन करना है, और पता है कितना आसान है समझना। आपको बोला गुडविल का वैल्यूएशन करना है, क्वेश्चन को मेरे को जैसे याद है, उसने बोला 3 साल और 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, दोनों में से जो ज्यादा आएगा उसका 80% गुडविल हो जाएगी। शॉर्ट में समझा दिया मैंने।
तो हमने एक बार 3 साल, लास्ट 3 ईयर्स, मतलब लास्ट 3 ईयर्स और लास्ट 4 ईयर, तो पहले लास्ट 3 ईयर्स कंसिडर करूंगा। तो सबसे लास्ट ईयर क्या दे रखा है, 2017। आप लोग पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, ठीक है। 2017 लास्ट ईयर, तो लास्ट के 3 साल और लास्ट के 4 साल, लास्ट के 3 साल और 4 साल का मैंने प्रॉफिट निकाला, तो इसका आया 276, इसका आया 374। मैंने एवरेज कर लिया, 2,76,000 को यहाँ पर 3 से डिवाइड करा क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 ईयर लिए, और 3,74,000 को मैंने 4 से डिवाइड करा क्योंकि यहाँ पे मैंने 4 ईयर लिए। तो मेरी गुडविल की मतलब एवरेज प्रॉफिट ज्यादा कौन सा है, 93,500। सिंस 93,500 क्या है, ज्यादा आया, 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट इज हायर देन 3 ईयर, तो 93,500 का 80% में क्या मान लूंगा, गुडविल मान लूंगा। 80/100, 74,800 मेरी गुडविल आ जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ता हूँ। इस इलस्ट्रेशन को आपको करना है खुद से, जो हम लोगों ने अभी ऊपर करा था वही क्वेश्चन है ना। आप लोग खुद से करेंगे, डाउट आता है तो मुझे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करना। ज़्यादा डाउट्स आएंगे अगर इस वाले क्वेश्चन में, अगर नहीं बनता है किसी कारणवश, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस इसको ले लूंगा कंसिडर में, ठीक है। तो आप लोगों को करके देखना है। आगे बढ़ा जाता है, अब आता है दूसरा मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड कैसे समझना, ये मेरे जैसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। कैसे हुआ समझना, मैंने 12th के अंदर थोड़ी सी मेहनत करी, 11th में मेहनत करी, तो मेरी परसेंटेज अच्छी बन गई। अब मेरे पे आकलन लगाया जा रहा है कि आगे पढ़ पाएगा कि नहीं पढ़ पाएगा। तो पापा ने बोला कि यार एक काम करो, इसकी एवरेज परसेंटेज निकालो लास्ट 3 ईयर की। इसकी एवरेज परसेंटेज निकालो लास्ट 3 ईयर की, मतलब 2012, 2011 और 2010, ठीक है। 2012 में मेरी 92% बनी, 2011 में मेरी 94% बनी, और 2010 में अपनी 7.8 CGPA बोले तो 73% अराउंड अपनी बनी। ज़्यादा ही होगा, मैंने ज़्यादा ले लिया। पापा ने कहा एक काम करो, एवरेज करो, इसके बाद देखेंगे इसको बाहर पढ़ने भेजना कि नहीं भेजना। और 2009 में तो हाय हाय, बात निकली है तो निकाल ही लेते हैं। 2009 में अपनी बनी थी 50, तो कम हो जाएगी, 65 ले लेते हैं, है ना। 65% ले लेते हैं, है ना। ये अपनी परसेंटेज निकल कर आई चारों सालों की। अब पापा ने कहा इसका एवरेज करो यार, एवरेज परसेंटेज क्या आ रही है उस बेसिस पे देखेंगे इसको बाहर पढ़ने भेजना है नहीं भेजना। मैंने कहा पापा आपकी बात ठीक है, आप हर चीज एवरेज लेके चलते हो, मैं आई नो आई एम एवरेज स्टूडेंट, बट समझो बात को, मैंने लास्ट के 2 ईयर से पढ़ना चालू करा, यहाँ तो मैं पढ़ता ही नहीं था, ठीक है। यहाँ तो मैं पढ़ता ही नहीं था, मैंने तो यहाँ से पढ़ना चालू करा। पापा ने कहा ठीक है, तूने 2 साल अच्छी मेहनत कर ली, तेरे कॉमर्स समझ में आ गई, पेपर इजी आ गए, सब हो गया, ठीक है। बट अगर मैं कंसिडरेशन लूँ तो मुझे तो 4 साल का कंसिडर करना चाहिए अगर तेरा आकलन करना है तो। मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, आप 4 साल का आकलन करो, पर आप मेरे चारों सालों को बराबर क्यों मान रहे हो। आप 2012 को भी बराबर मान रहे हो, 2011 को भी बराबर मान रहे हो, 2010 को भी बराबर मान रहे हो, 2009 को भी बराबर मान रहे हो। आप तो चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब आपने चारों को इक्वलेंट ले लिया। मैंने कहा पापा सबसे जो रिसेंट है ना, आप उसको देखो ना। पापा ने कहा ये बात भी सही है तेरी, सबसे रिसेंट को, क्योंकि मैंने कहा मेरी जो लास्ट परसेंटेज है उस बेसिस उसी को रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है कि नहीं है। पापा ने कहा ठीक है, नया कंसेप्ट निकाला। पापा ने नहीं, नया कंसेप्ट निकल कर आया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करेंगे समझना। मैंने ईयर लिया 2012, 2011, 2010 और 2009। परसेंटेज लिखी मैंने 92, 94, 73 एंड 165, 65। अब मैंने बोला 4 साल का डाटा है, 1, 2, 3 एंड 4 ईयर। मैंने कहा वेट दो, सबसे ज्यादा वजन किसको दो, तो सबसे रिसेंट ईयर है। तो मेरे पास देने के लिए वेट कितने, चार, चार रैंक्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो सबसे ज्यादा वेट मैं किसको दूंगा, जो सबसे रिसेंट ईयर। तो इसको कितना वेट दूंगा मैं, 4 को। इसको मैं कितना दूंगा, 3। इसको मैं कितना, 2। और इसको मैं कितना दूंगा, 1। मतलब जो रिसेंट ईयर है, मतलब जो रिसेंट ईयर है, मैं उसे क्या करूंगा, ज्यादा वेट दूंगा। क्या करूंगा, ज्यादा वेट दूंगा। जब मैं इस दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहां पर बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। करें चलो निकालते हैं। 4 2 8, 9 चौक 36, 36 और 2 38, 388।
94 इंटू 3, 18 9 27 270 तो ये, और 12 282 282 73 इंटू 2 7 7 14 140 और 6 146, देन 65 इंटू 1 65। ठीक है, कैलकुलेट करें कितना कितना आता है। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ मैं फटाफट। 388 प्लस 282 प्लस 146 एंड प्लस 65, 881। ठीक है, 881 आया। अब मैं यहाँ पे टोटल ऑफ वेट करूंगा, 4 3 7 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा वो 881 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 10, दैट इज 81, इट इज 88.1। ठीक है, 881 881 मेरा क्या आया, प्रोडक्ट आया। इसको मैंने टोटल ऑफ वेट से डिवाइड करा। टोटल ऑफ वेट 4 3 7 4 एंड 3 7 2 9 एंड 1 10 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा, क्या निकल कर आ जाएगा, मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, दैट इज व्हाट 88.1। देखते हैं क्वेश्चन से बुक में, कंसेप्ट मैंने आपको समझाया अभी। इलस्ट्रेशन नंबर 7 आपके सामने। 2011 2012 2013 2014 2015 2011 12 13 14 एंड 15। ये जो बहुत हाई प्रोफाइल इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको समझ नहीं आता 11 12 13 14 15, इसलिए 2011 12 13 एंड 14 एंड 15 का प्रॉफिट्स आपके सामने है इन फ्रंट ऑफ यू। 43,000 50,000 52,000 65,000 and 85,000। You are required to calculate the value of a goodwill on the basis of a 2-year purchase of the weighted average profits. The weight are to be used are। कुछ बच्चों का फोन आया मेरे पास। मैं, हम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, थोड़ा सा आप है ना इंग्लिश में बात करा करो क्लास के अंदर, बहुत आप हिंदी वर्ड्स यूज करते हो तो बिलो स्टैंडर्ड हमें लगता है। तो ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को हम पूरा इंग्लिश में लेते हैं। 2011 का मतलब मींस वेट is 1, 2012 weight is 2, 2013 weight is 3, 2014 weight is 4 and 2015 weight is 5। ठीक है, you have to give weights in ascending order और descending order। ये descending order होता है, वो बैटरी लो, ये ascending order होता है। आपको वेट कैसे देना है, जो recent year है, recent year will be given the most highest weight। ठीक है, तो recent year, if we look into the question, the recent year is 2015, then 2014, then 2012 and then 2011। so you have to give the highest weight to the recent year। मतलब आपको देखो 5 साल आपके सामने, 5 years in front of you। ठीक है, आपको वेट कैसे कहना है, यू हैव टू प्रोवाइड वेट इन अ व्यू लाइक जो रिसेंट ईयर है, मोस्ट रिसेंट ईयर, उसको आप हाईएस्ट वेट दोगे। तो आपके सामने ईयर्स कितने हैं, 5, मतलब 5 years का डेटा है आपके सामने, यू हैव 5 years डाटा, देन यू हैव टू प्रोवाइड वेट लाइक दैट 5 4 3 2 1, देन वी मल्टीप्लाई दिस एंड गेट द प्रोडक्ट। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे और प्रोडक्ट हमारे सामने निकल कर आएगा 43,000 1,56,000 2,60,000 4,25,000। टोटल ऑफ अ प्रोडक्ट कितना हो गया, 9,84,000। 9,84,000 को हम किससे डिवाइड करेंगे, टोटल ऑफ वेट। टोटल ऑफ वेट कितना निकल कर आया 15, दैट इज व्हाट वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आया 65,600। क्वेश्चन आपको बोला गुडविल को वैल्यू करना है 2 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 65,600, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1,35,1,200 रुपीज, एंड दैट इज व्हाट अवर गुडविल। मैं चैलेंज करता हूँ आपको, यस, हाँ सॉरी मैं कहाँ था,
मैं इस इलस्ट्रेशन की बात कर रहा था, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप कर लेना यार, अगर कर लिया ना मान जाऊंगा मैं, होगा नहीं मुझे इतना पता है, पर मैं इस क्लास में नहीं कराकर मैं इसके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 के लिए एक अलग से क्लास आपकी लूंगा। अराउंड ये मान के चलना 10 से 20 मिनट मुझे लगेंगे इस इलस्ट्रेशन को समझाने में, बट अगर सही में अगर आपने ट्राई किया तो मज़ा आ जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपने ट्राई किया है खुद से कंसेप्ट समझ के और आपको आ जाता है तो आप मानना आप ब्रिलियंट, ठीक है, मतलब अपने आप में बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है। और मैं बोलूँ तो एक हाई लेवल क्वेश्चन है पूरे कोर्स में, चुनिंदा 10-12 इलस्ट्रेशन ऐसे होंगे हमारे पास, उसमें से वन ऑफ दी मैं बोलूँ कि डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन है, ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप लोग करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। जस्ट यू हैव टू अप्लाई सम कॉन्सेप्ट ऑफ 11th क्लास, जो मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो कंसेप्ट है, ठीक है, आप इसको करें, ठीक है, आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो मैं आपको इसको नेक्स्ट क्लास में लूंगा। द सेम इज विद द इलस्ट्रेशन नंबर 9, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 9 आप लोग ट्राई करेंगे, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो वी विल अरेंज अ सेपरेट क्लास फॉर दिस, ठीक है, मैं सेपरेट क्लास बनाकर कल या परसों के अंदर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 और 9 की दूंगा, फिर भी आप ट्राई करें एक बार, आता है तो वेरी गुड। अब बढ़ता हूँ मैं सुपर प्रॉफिट पे। सुपर प्रॉफिट बोले तो कि तू सुपर सुपर समझता अपने आप को, दैट मीन्स यू हैव समथिंग एक्स्ट्रा इन कंपेयर टू दैट ऑफ अदर। मैं इतना बोलूं, सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट इज बेसिकली व्हाट आर यू अर्निंग देन अ नॉर्मल प्रॉफिट। आप गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हो सुपर प्रॉफिट पे, और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सुपर प्रॉफिट क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट के बेसिस से आप कितना ज्यादा अर्न करते हो। अब क्या होता है सुपर प्रॉफिट का कंसेप्ट समझना, मैं बोलता हूँ कि यार मैं 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए देता हूँ और बोलता हूँ इसको एक, सॉरी मैं एग्जांपल मेरा वापस लेता हूँ, इसके सामने अपन एक नया एग्जांपल लेते हैं, लाइव एग्जांपल आप लोगों का। मैं आप लोगों को बोलता हूँ आपके स्कूल के अंदर एक बाल मेला लगा, फन फेयर लगा है, ठीक है, फन फेयर में मैंने आपको बोला सबको 10-10 हज़ार रुपए दे रहा हूँ तुम 4-5 बच्चों को, और 5 बच्चों को मैंने बोला आपको दुकान लगानी है अपनी, पर शर्त क्या है सुनो, पांचों की दुकान लाइन से रहेगी, पांचों का माल एक ही दुकान से आएगा, पांचों की दुकान एक लाइन में रहेगी, साथ साथ पांचों का माल एक ही दुकान से आएगा और पांचों को एक ही बेचना। मैंने बोला पांचों की दुकान कोल्ड ड्रिंक की रहेगी, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है मार्केट में जो भी अवेलेबल है, लिम्का, थम्सअप, पेप्सी, जीरो, सबको मैंने सारी वेरायटी दी है बराबर 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 क्वांटिटी में। मतलब एक दुकानदार ए, एक दुकानदार बी, एक दुकानदार सी, एक दुकानदार डी और एक दुकानदार ई, मैंने सबको बराबर 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 क्वांटिटी के अंदर क्या करा है, माल दिया, जितनी जीरो इसको दिए, जितनी आपको दिए, सबको बराबर, कुछ भी अलग नहीं रखा। अब जनरली सब कितना कमाएंगे, 10% का प्रॉफिट मार्जिन मैंने दिया। आज से एक व्यक्ति 18% कमा के लाया, एक 10 कमा के लाया, एक और 10 कमा के लाया, एक 12 कमा के लाया, और एक व्यक्ति 20% कमा के लाया। मतलब सबसे जोरदार कौन? 20 वाला। भाई सेम माल, सेम पैसा, सेम प्लेस, फिर भी ज्यादा मुनाफा कमाया, मतलब उतना ही पैसा लगा के आप ज्यादा कमा रहे, दैट इज व्हाट इज सुपर प्रॉफिट। मतलब मैं बोल रहा हूं कि आपने नॉर्मल से ज्यादा कितना कमाया, सबने 10,000 पे 1,000 कमाया, आपने कितना कमाया, 2,000 कमाया। कितना कमाया आपने, 2,000 कमाया। इस कंसेप्ट को आगे हम और डील करेंगे, अभी के लिए ये कंसेप्ट ऑफ फिट होगा आपका आगे कहां पर मैं बताता हूं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट पे पूरा का पूरा सटीक, बहुत सही एग्जांपल बैठा है हमारे लिए, ठीक है। अभी के लिए सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज व्हाट इज यूज व्हाट एवर यू अर्निंग मोर देन अ नॉर्मल या एवरेज प्रॉफिट। देखते हैं इलस्ट्रेशन सामने आपके। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ ड्यूरिंग लास्ट 7 years आर एज फॉलो। एक फर्म ने आखिरी के 7 सालों में क्या क्या कमाया, 2009 में 20,000 का प्रॉफिट, 2010 में 70,000 का लॉस, 2011 में अगेन 40,000 का लॉस, 2012 से दिन सुधरे 2,50,000 का प्रॉफिट, 270 का प्रॉफिट अगेन 2013 में, 2014 में 3 लाख का प्रॉफिट और 2015 में 3,20,000 का प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख। कैपिटल जो इन्वेस्ट करी कितनी करी, 12 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। सिमिलर बिजनेस मतलब यही बिजनेस अगर कोई और व्यक्ति भी करता है, माना जाता है कि इंडस्ट्री अगर इस तरीके का बिजनेस कोई भी डालता है, जैसे मैं बोलूँ कि सीमेंट इंडस्ट्री कोई भी सीमेंट का कोई भी व्यापार करता है तो अराउंड 5% की लाइन है, गोल्ड का कोई भी व्यापार करता है तो अराउंड 10% की इनकम होती है। मतलब
मैं बोलूँ तो इसी तरीके का अगर बिजनेस और कोई करता तो कितना कमाता, 10% का जनरली नॉर्मल रिटर्न आता, मतलब सबको मिलता है। मैंने ये बोला नॉर्मली सबको 10% मिलता है, लोगों ने कमाया भी 10, किसी ने ज्यादा कमाया। देखते हैं वापस यहाँ पे, कैलकुलेट द गुडविल, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 year परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द 7 year। चलिए 7 साल का हम पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 7 साल का एवरेज प्रॉफिट मतलब जिस भी ईयर है उस साल के प्रॉफिट्स को जोड़ दिया और जिस भी लॉस है जिस ईयर में उन्हें लेस कर दिया, और डिवाइड तो 7 से करूंगा, ऐसा मत करना 2 साल लॉस था तो उसे कंसीडर नहीं कर रहे हैं माइनस कर देना, नहीं भैया, ऊपर जितने आपने जोड़े हैं या जितने घटाए मतलब ऊपर जितने ईयर के फिगर लिखे 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी किससे डिवाइड करोगे 7 से, जो लॉस होंगे वो लेस हो जाएंगे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना निकल कर आया 1,50,000। अब हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में मैं क्या बोला, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब 12 लाख रुपए अगर आपने लगाए तो एवरेजली आप कितना कमाओगे, 10% तो हर व्यक्ति कमाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा आपने लगा रखा, और एनआरआर का मतलब नॉमिनल रेट ऑफ नेट रिटर्न। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब नॉमिनली हर व्यक्ति कितना कमाता है, नॉर्मली कोई भी कितना कमाता है। इसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हो, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न भी कह सकते हो। तो कैपिटल आपने यहाँ पर क्वेश्चन में कितनी लगाई है, क्वेश्चन ने बोला आपने कैपिटल लगाई साहब 12 लाख रुपए, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है सिमिलर बिजनेस में 10%, मतलब कोई भी लगाते तो 10%, मतलब आप कितना कमाते 1,20,000 एवरेजली कमाते। कितनी अच्छी बात है, देखो 1,20,000 हमारा भी आ गया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मतलब आपने एक्चुअली एवरेजली कितना कमाया 1,50,000 रुपए, नॉर्मली अगर आप नहीं तो आपके अलावा और कौन कमाता, कोई भी बिजनेस करता तो कितना कमाता 1,20 तो कमाता, तो आपने इतना ही पैसा लगा के कितना कमाया 30,000 रुपए ज्यादा कमाया। मतलब और कोई व्यक्ति दूसरा दूसरा व्यक्ति काम करता तो 1,20 कमा पाता, और आपने काम करा तो आपने 1,50,000 कमाए। आप कितने सुपर हुए, आप हुए 30,000 रुपए सुपर। और गुडविल क्या हो जाएगी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, दैट इज 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपको करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 12 भी आपको करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 तो आप कर ही लेंगे, मुझे पक्का विश्वास